नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के टॉप 40 VVI वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 21 मार्च को होने वाली बोर्ड परीक्षा में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 12 आर्ट्स के प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके 40 प्रश्नों को। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूँगा बच्चों कि इससे पहले आपका हिस्ट्री के VVI क्वेश्चन का 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें से 2 वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया था और एक वीडियो में हम लोगों ने 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने ये तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था और ये आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो इसे आप लोग चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था। यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग चेहरा देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते थे वो दर्पण किसका बना हुआ करता था, तो ये आपका तांबा का हुआ बना करता था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है। यानी कि जो मूर्ति प्राप्त हुआ था इसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने किया है, तो ये आपका जॉन मार्शल ने किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे एक रिलेटेड पॉइंट आप लोग और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका कनिंघम है ना, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता या तो जनक कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपका मोहनजोदड़ो था। एक कई बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपका हल का प्रमाण आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ से और भी जो सामान प्राप्त हुए हैं इसे आप लोग ध्यान से सुनिए और उसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे जोता हुआ खेत कहाँ से प्राप्त हुआ है तो ये भी आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। पूछे चूड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हवन कुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अलंकृत ईंट कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये सभी जितना मैंने आप सभी बताया ये सभी आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और यहाँ से क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गूगल में सर्च किए होंगे तो उसको वहाँ पे मिला होगा 683 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर नहीं होगा, 483 इसका सही उत्तर होगा। आप SPPD के बुक में देखिएगा तो वहाँ पे आपको 670 मिलेगा। ठीक है, हर जगह अलग अलग मिलेगा आपको, लेकिन अधिकतर बुक जैसे आपका हो गया वर्मा बुक हो गया, शर्मा बुक हो गया, तो भारतीय भवन का जो बुक आता है, ठीक है, अधिकतर बुक में मैंने देखा है 483 किलोमीटर ही इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, NCERT मैंने एक बार नहीं पढ़ा है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन शायद NCERT में भी आपका 483 ही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 483 ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन कौन सा था, तो ये आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। यानी कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता था इसमें मुद्राओं के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था, तो सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था। तो जो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन है ये आपका आज के नगर पालिका के जैसा था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका के जैसा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो जो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था ये त्रिभुज के आकार के जैसा था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर त्रिभुज के आकार हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए, इस प्रकार से आपका था हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये भारत के किस दिशा में विकसित हुआ था, तो आज रखेगा पश्चिमी उत्तर दिशा में यह भारत के विकसित हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए,
अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछेगा कि जो हड़प्पा काल है इसके निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो याद रखिएगा उसे लोहा का ज्ञान नहीं था, इसलिए अभी तक यहाँ पे हड़प्पा कालीन जो स्थल है यहाँ पे अभी तक लोहा की खोज नहीं हुआ है, लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, और कब किया था, तो ये किया था आपका 322 ईस्वी में। कब, 322 बीसी में। ठीक है, 322 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में किया था। और किसे हरा करके किया था, तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेघदूत के लेखक निम्न में से कौन है, यानी कि जो आपका मेघदूत पुस्तक है इसकी रचना किसने किया है, तो इसकी रचना आपका कालिदास ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बाकी बात विशाखा दत्त ने आपका मुद्रा रस पुस्तक की रचना की है, तो ये सब हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो जो पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। गुप्तचर का आपका मतलब क्या हुआ, जासूस, खुफिया एजेंसी। ठीक है, तो खुफिया एजेंसी को क्या कहा जाता था मौर्य काल में, तो उसे कहा जाता था गुड़ पुरुष कहा जाता था। क्या, गुड़ पुरुष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो आपका जासूस था यानी कि गुड़ पुरुष था, ये दो प्रकार का था। एक था कि एक ही जगह रह करके यानी कि अस्थायी रूप से जासूसी करता था, और एक था जो आपका टेम्पोररी यानी कि यहाँ वहाँ जा करके जासूसी करता था। तो जो एक ही जगह रह करके जासूसी करता था उसे कहा जाता था क्या, संस्था कहा जाता। ठीक है, और जो यहाँ वहाँ जा करके जासूसी करता था यानी कि एक जगह टिक करके जासूसी नहीं करता था उसे कहा जाता था संचार। इससे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आप सभी को बताया कि जो मौर्य वंश की स्थापना है ये 322 ईसा पूर्व में हुआ था, और किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्या, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि जो आपका इंडिका पुस्तक है उसकी रचना किसने किया था, तो मेगास्थनीज ने किया था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन करके आया था। और इस पुस्तक से आपका मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौशल की राजधानी कहाँ थी। तो जो आपकी कौशल है इसकी राजधानी कहाँ थी, तो ये आपका श्रावस्ती था। ठीक है, और पूछे मगध की राजधानी कहाँ थी, तो मगध की राजधानी आपका कहाँ था, पाटलिपुत्र। अगर पूछे काशी की राजधानी क्या थी, तो काशी की राजधानी आपका वाराणसी था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौशल, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती था, और श्रावस्ती में ही आपका गौतम बुद्ध को सर्वाधिक ज्ञान की मतलब सर्वाधिक उपदेश यहाँ पे इन्होंने दिया था। ठीक है, और पहला उपदेश कहाँ पे दिया था गौतम बुद्ध ने, तो ये आपका सारनाथ में दिया था। क्या, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो जो आपका कलिंग युद्ध है ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। बहुत बार पढ़ा चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का जारी करने वाला शासक कौन थे। तो हिंदू यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्का जारी किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मथुरा किसकी राजधानी थी। तो मथुरा किसका राजधानी था, तो सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, मथुरा थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछे कि मगध की राजधानी कहाँ थी, तो कुछ देर पहले मैंने आप सभी को बताया कि जो मगध की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र था, जिसे आज का पटना कहा जाता है। और ये जो मगध महाजनपद था 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद था। ठीक है, तो इसकी राजधानी फिक्स याद रखना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है। तो जो आपका विमान है बच्चों ये गर्भगृह के ऊपरी भाग को कहा जाता है। देखिए जो इस प्रकार से आकृति जो बना रहता है ना ऊपर में मंदिर का, तो इसी को कहा जाता है विमान। ठीक है, तो गर्भगृह की ऊपरी आकृति को क्या कहा जाता है, विमान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन किसमें संकलित था। तो जो आपका बौद्ध दर्शन है ये सूत पिटक में संकलित था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था। देखिए आप लोग तो जानते ही होंगे कि जो भगवान बुद्ध का जन्म है ये लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन लुम्बिनी कहाँ पे है, तो ये भारत में नहीं है, ये आपका नेपाल में। ठीक है, तो भगवान बुद्ध का जन्म आपका नेपाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो जो महावीर की मृत्यु है ये पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा वैशाली के निकट। कहाँ, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। कहाँ, कुंडल ग्राम में आपका ये महावीर का मृत्यु हुआ, जन्म हुआ था। ठीक है, और मृत्यु आपका पावापुरी में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिरत्न सिद्धांत साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन, साम्यक आचरण
किस धर्म की महिमा है? तो ये जो आपका साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन, साम्यक आचरण, ये जो त्रिसिद्धांत है आपका, ये जैन धर्म की महिमा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो जो आपका महावीर स्वामी है इसका जन्म आपका 540 ईसा पूर्व में हुआ था, 540 बीसी में हुआ था। और इसका मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखिएगा 468, कब? 468 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? तो जो आपका महात्मा बुद्ध है इसके प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे पहला शिष्य का नाम क्या था तो याद रखिएगा ये जो जामिल है, जामिल इसका फर्स्ट शिष्य था, यानी कि फर्स्ट चेला था, ठीक है। और आनंद इसका सबसे प्रिय चेला था, सबसे अच्छा वाला चेला था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन परंपरा के अनुसार जो आपके प्रथम तीर्थकार थे वो था आपका ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। देखिए जो आपका जैन धर्म है इसमें टोटल आपका 24 तीर्थंकर थे। कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। उसमें से आपके 3 का नाम आप लोग जरूरी याद रखिएगा। एक आपका पहला, एक क्या हो गया भाई, रुकिए थोड़ा सा। देखिए एक आपका पहला याद रखना है, पहला, फिर 23वां याद रखना है और फिर 24वां याद रखना है। पहला कौन था? तो ये ऋषभदेव था। अगर पूछे 23वां कौन था तो 23वां आपका पारसनाथ था, जो आपका समेत शिखर है पहाड़ी, यहीं पे इसकी मृत्यु हुआ था। और जो 24वां आपका था ये था आपका महावीर स्वामी, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे जैन धर्म की ये वास्तविक संस्थापक किससे कहा जाता है तो याद रखिएगा जो महावीर स्वामी है, वर्धमान महावीर, इसी को जैन धर्म का जो 24वां तीर्थकार थे इसी को कहा जाता है आपका वास्तविक संस्थापक, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? प्रथम तीर्थकार। तो प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकार कौन थे? तो अभी बताया वर्धमान महावीर, यानी कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी की रचना किसने किया है? अबुल फजल ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए आईने दहसला पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो जो आपके आईने दहसला पद्धति है इसके प्रतिपादक आपका ये राजा टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल। और ये जो आपका टोडरमल थे ये आपका जो अकबर के दरबार में थे ये वित्त मंत्री था। क्या था? अगर पूछे कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था तो याद रखिएगा राजा टोडरमल ही आपका अकबर के वित्त मंत्री थे। और इन्होंने आईने ये दहसला पद्धति के प्रतिपादक किया था, यानी कि बनाया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचना ये आईने अकबरी के किस भाग में दी गई है? तो आपका जो विस्तृत जो आपके 12 प्रांत थे इसकी सूचना किस भाग में दिया गया है? तो इसका मुल्क आबादी में, किसके? मुल्क आबादी में आपका ये जानकारी दी गई है 12 प्रांतों के बारे में, ठीक है। सूचना दी गई है विस्तृत में आईने अकबरी के मुल्क आबादी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब करवाया था? तो 1575 में। कब? 1575 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की निर्माण करवाया था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कब करवाया था ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि पहले इसको मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बाबर द्वारा रचित तुजक ए बाबरी, यानी कि जिसे बाबरनामा भी कहते हैं, किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपका तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में ही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो बाबरनामा है इसमें बाबर की जीवनी के बारे में है, ठीक है। उसके बाद देखिए और इसकी रचना भी आपका बाबर ने ही किया था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी है, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता कि बाबरनामा की रचना किसने किया है? तो बाबर ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बादशाहनामा की रचयिता कौन है? तो आपका जो अबुल हमीद लोहरी है इन्होंने ही बादशाहनामा की रचना किया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ है? तो ये आपका मॉडल पेपर में भी था, जो आपका सब्जेक्टिव मॉडल पेपर में था, तो वहाँ पे पूछा गया था कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे आपका डेट दे दिया कि 1542 में हुआ था। कहाँ हुआ था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो पहले मैंने आप सभी को बताया कि जो अकबर का वित्त मंत्री था ये टोडरमल था। कौन था? टोडरमल आपका अकबर का वित्त मंत्री था। और ये जो अकबर के 9 रत्न थे इसमें शामिल था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? तो कृष्णदेव राय आपका तुलु वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो विजयनगर साम्राज्य की राजा थे। और ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। और कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था। और ये अगर पूछे कि हरिहर और बुक्का कौन से वंश से संबंधित है, तब हरिहर और बुक्का आपका संगम वंश से, कौन से वंश से? संगम वंश से संबंधित है, ठीक है। और कृष्णदेव राय आपका तुलु वंश से। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक आपका कृष्णदेवराय था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस इतिहास में आपका सर्वश्रेष्ठ या तो योग्य किसे कहा जाता है? जो सबसे बहादुर होता है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे बहादुर कौन था? कृष्णदेवराय था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो इसकी स्थापना हसन गंगू ने, किसने? हसन गंगू ने किया था। कब? 1347 ईस्वी में। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? तो याद रखिएगा हसन गंगू का ओरिजिनल यानी कि वास्तविक नाम आपका था अलाउद्दीन बहमनी शाह। क्या था? अलाउद्दीन बहमनी शाह हसन गंगू का ओरिजिनल नाम था। ठीक है, और इन्होंने अपने नाम पे ही क्या किया था? इस साम्राज्य का नाम रखा था बहमनी साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल आपका 1986 में, कब? 1986 में घोषित किया था। ठीक है, और ये यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल क्वेश्चन आपका 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि VVI था। अभी कुछ देर के बाद आपका इंग्लिश के टॉप 40 राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे, जो कि हमारे इंग्लिश फैकल्टी मुन्ना सर के द्वारा करवाया जाएगा। तो उसे इसके बाद आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ और सारा सब्जेक्ट का अभी सब्जेक्टिव 3 नंबर 5 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ये सारे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को दोस्तों में शेयर करना है और लाइक कर देना है वीडियो को। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,